डॉक्टर प्रकाश केसवानी जी, डॉक्टर संजय शरण जी, डॉक्टर एस.के. भड़ावा जी, डॉक्टर शैलेश लोढ़ा जी, अन्य उपस्थित यहाँ चिकित्सकगण, मीडिया के साथियों एवं छायाकार बंधु, इंडोकाइन सोसाइटी के इस वार्षिक सम्मेलन में देश भर के विभिन्न भागों से आए चिकित्सकों, विषय विशेषज्ञों का मैं राजस्थान की इस धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी के साथ आज यहां उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह अत्यंत सुखद है कि आप सभी चिकित्सा विज्ञान के ऐसे विषय पर विमर्श करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, जिससे आज देश की बड़ी आबादी प्रभावित है, बल्कि कहूं तो ग्रस्त है। चिकित्सकों को हमारे यहाँ भगवान के रूप में माना जाता है। यह संज्ञा इसलिए दी गई है कि चिकित्सक अपने प्रयासों से, ज्ञान से रोगी को ठीक करने के लिए जी जान से प्रयास करता है। हमारे यहाँ चिकित्सा के जो प्राचीन ग्रंथ काश्यप संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भेद संहिता तथा भारद्वाज संहिता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के कष्टकारी रोगों, उनके निदान, रोग परिहार के साधन, औषधियों का विशद ज्ञान है। मैंने चिकित्सा विज्ञान से जुड़े प्राचीन कुछ संहिताओं का अध्ययन किया है और यह पढ़कर आश्चर्य होता है कि आज जो विज्ञान के निष्कर्ष चिकित्सा शास्त्रों के अंतर्गत प्रकाशित प्रसारित होते हैं, बहुत पहले उनके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था। मैं चाहता हूं हमारे जो प्राचीन चिकित्सकीय ज्ञान है उसको व्यवस्थित रूप में सहेजने के लिए भी इस तरह से के सम्मेलनों के जरिए कुछ काम होने चाहिए। यह भौतिकता की अंधी दौड़ का ऐसा समय है जब हर व्यक्ति जो कुछ उसके पास है उससे और अधिक पाने की चाह रखने लगा है। अधिक पाने की चाह बुरी बात नहीं है, परंतु लालच की भी कोई सीमा तो होनी ही चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था, प्रकृति के पास सब कुछ न कुछ देने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मनुष्य के लालच का कहीं कोई अंत होना ही चाहिए। पर हम सभी ये जानते हैं कि बहुत अधिक पाने का कोई अंत नहीं है। इसी से न केवल सामाजिक रिश्तों में दुनिया आती जा रही है, बल्कि मनुष्य तेजी से तनावग्रस्त भी होता जा रहा है। शारीरिक व्याधियों का बहुत बड़ा कारण यही है। मुझे जब आपने अपने इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया था तो एक बार तो लगा था यह आप लोगों के विशिष्ट ज्ञान से जुड़ा सम्मेलन है, इसे मैं आकर क्या करूँगा। परंतु जब आपके इस सम्मेलन की थीम के बारे में मुझे ज्ञात हुआ तो लगा कि आप सभी के साथ आकर मुझे अपने विचार साझा करने चाहिए। इंडोक्राइनोलॉजी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का गूढ़ शब्द है, परंतु इसको हिंदी में समझेंगे तो पता चलता है कि इस समय में अधिकांश लोग इससे जुड़ी व्याधियों से ग्रस्त हैं। भागम भाग की जिंदगी में सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव मनुष्य की उन ग्रंथियों पर ही पड़ा है जिससे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में हार्मोन का अधिक होना बड़ी समस्या है, तो हार्मोन से कम हो जाए तो उससे भी ढेर सारे रोग हो जाते हैं। माने हार्मोन्स का संतुलन बहुत जरूरी है। मैंने एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जब प्राप्त की तो पता चला आयुर्विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें शरीर में हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे शरीर की अंतःस्राव ग्रंथियों का संतुलन बिगड़ता है तो समझ लीजिए
व्याधियां शरीर में घर करने वाली है। और यह संतुलन बिगड़ता कैसे है? हालांकि आप चिकित्सक इसको अधिक अच्छे ढंग से व्याख्यायित करेंगे, परंतु मेरी जो समझ है उसके हिसाब से संतुलन तब बिगड़ता है जब मनुष्य किसी प्रकार का तनाव लगातार झेलता है। तनाव किसी एक कारण से नहीं होता है। तनाव समय पर काम पूरा नहीं करने का होता है। तनाव किसी समस्या से नहीं सुलझने से होता है। तनाव अत्यधिक क्रोध करने से होता है। और तनाव समस्त कारणों से होता है जिसमें हमारे पास जो कुछ है उससे और अधिक पाने की चाह हमें जगती है। या फिर तब भी होता है जब किसी एक बड़े मुकाम पर पहुंच जाए और इस बात की चिंता होने लगे कि यह मुकाम नहीं रहा तो क्या होगा। मैं मानता हूं कि लाख चाहकर भी हम इस तरह के तनाव से मुक्त नहीं हो सकते। और इस तरह से जब तनाव अधिक होता है तो फिर उसका असर सीधे तौर पर अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है। जो प्रमुख रोग इससे होते हैं वह है डायबिटीज यानी मधुमेह, पैराथायराइड, थायराइड, पक्षाघात और विभिन्न अन्य हार्मोनल डिजीज। मैं मानता हूं कि शरीर से जुड़ी तमाम व्याधियों का मूल यही सब है। मधुमेह वैसे तो आज हर तीसरे व्यक्ति को है, परंतु इससे भी खतरनाक यह है कि इसको काबू में नहीं रखा जाए। मधुमेह के कारण अंधता, गुर्दों की खराबी, पक्षाघात और तमाम दूसरे रोग शरीर को नष्ट करने लगते हैं। आप सोच सकते हैं कि शरीर में जब रक्त वाहिनियों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होगी, जब रक्त प्रभावी रूप में शरीर में प्रवाहित नहीं होगा और विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं का असंतुलन शरीर में होगा तो उसे और भी दूसरे सभी रोग तेजी से शरीर को क्षतिग्रस्त करने के लिए उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि शरीर के अंतःस्रावी तंत्र में संतुलन बना रहे। यह बना रहेगा तभी शरीर स्वस्थ होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि शरीर में अंतःस्रावी तंत्र संतुलित कैसे रहे। निश्चित ही आप सभी चिकित्सक इसके बारे में अधिक बता पाएंगे, पर मैं ये मानता हूं कि स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन भी इसके लिए जरूरी है। मन स्वस्थ तब रहता है जब हम प्रकृति से अधिकाधिक जुड़े रहेंगे, जब यौगिक दिनचर्या को अपनाते जीवन में सभी स्तरों पर संतुलन बनाए रखेंगे। अभी जिसे हम आयुर्विज्ञान यानी मेडिकल साइंस कहते हैं, वह मूलतः आयुर्वेद के हमारे पारंपरिक ज्ञान का ही एक तरह से आधुनिक, बल्कि कहूं तो वैज्ञानिक विकास है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की ऊर्जा या कार्यात्मक सिद्धांतों की बात है। यही हमारे यहाँ त्रिदोष सिद्धांत है। त्रिदोष है वात, पित्त और कफ। शरीर में यदि यह संतुलित रहते हैं तभी शरीर स्वस्थ रहता है, और इनका संतुलन बिगड़ता है तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। मुझे लगता है अंतःस्रावी तंत्र का मूलाधार यही है, इसलिए इन्हें साधने की जरूरत है। हमारे यहाँ कहा गया है आयुर्वेद बोधयति आयुर्वेद, अर्थात जो शास्त्र आयु के शास्त्र और उसे जुड़ा समुचित बोध कराता है वही आयुर्वेद है। आयुर्विज्ञान में भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत से परहेज, शारीरिक व्यायाम आदि पर जोर दिया जाता है। मूल बात है शरीर का प्रकृति से तादात्म्य, एक रूप। व्यक्ति के शरीर और उससे जुड़े पर्यावरणीय घटकों को ध्यान में रखते हुए यदि हम जीवन जिए तो फिर रोग हमारे पास फटकेंगे ही नहीं। आपका ये जो सम्मेलन है वह अंतःस्रावी तंत्र से जुड़े विज्ञान के केंद्र में रखा गया है। मैं चाहता हूं इससे जुड़े नवीनतम ज्ञान और अनुसंधान के जो कार्य विश्व भर के चिकित्सकों के द्वारा किए जा रहे हैं उससे हमारे यहाँ लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। भारतीय जो पारंपरिक चिकित्सीय ज्ञान है वह कभी बहुत विकसित रहा है। मैं चाहता हूं संस्कृत के हमारे आयुर्वेद के प्राचीन जो ग्रंथ हैं
चिकित्सा विज्ञान से जुड़े जो महती सूत्र हैं उनके अध्ययन को आधुनिक दृष्टि से देखा और समझा जाए। तो अंतःस्राव विद्या एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में और भी विशद बहुत कुछ हम पा सकते हैं। इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। यह बहुत सुखद है कि देश में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में भी कराए जाने की राष्ट्रीय स्तर पर पहल हुई है। मैं समझता हूं इससे निकट भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अंतःस्राव से जुड़े चिकित्सीय ज्ञान का प्रमुख आधार ही आहार विहार के साथ प्रगति से अपना तारतम्य स्थापित करना है। जीवन यदि संतुलित रहता है, मन प्रसन्न रहता है, तो वे किसी प्रकार का रोग शरीर में घर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी चिकित्सक रोग से जुड़ी दवाओं के साथ ही प्राकृतिक दिनचर्या के लिए भी लोगों को प्रेरित करें। श्वास साधने से जुड़े बहुत से योग ऐसे हैं जिनको बहुत आसानी से समझकर किया जा सकता है। ऋतु के अनुसार खान पान, शारीरिक व्यायाम, खेल कूद, समय पर भोजन, नींद और काम के साथ यथोचित विश्राम से आरंभिक रोग सदा के लिए भगाए जा सकते हैं। देश के कोने कोने से यहाँ चिकित्सा विशेषज्ञ एकत्र हुए हैं। मैं सभी का फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि चिकित्सा विज्ञान से जुड़े आधुनिक ज्ञान के साथ ही रोगोपचार के लिए प्रयुक्त नवीनतम तकनीक के क्षेत्र में विमर्श के संदर्भ में यह सम्मेलन महती साबित होगा। यहाँ जो विमर्श हो उसका दस्तावेजीकरण भी किया जाए ताकि एक ही स्थान पर इस तरह के विशद ज्ञान को संग्रहित पुस्तकाकार में प्रकाशित कर भविष्य के लिए उसका यथासंभव समुचित उपयोग सभी स्तरों पर हो सके। आपने मुझे यहाँ इस गौरवमयी सम्मेलन में आमंत्रित किया, बुलाया और मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इसके लिए आयोजकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग यहाँ रहकर हमारी बात को सुने, इसके लिए आप सब लोगों के प्रति